दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी बहुत जल्द प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की वैकेंसी आपके बीच में लेकर के उपस्थित हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आपकी तैयारी भी करवाना शुरू कर दिया हूं। दोस्तों, मैं आपके साथ बहुत से वीडियो अपने चैनल के थ्रू शेयर किया है आपके साथ, और उसका रिस्पॉन्स जिस तरह से आप दे रहे हैं उससे लग रहा है कि बिहार के सभी शिक्षक इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज में मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें मैं आज आपको भारत में अभी तक जितने भी शिक्षा आयोग बने, शिक्षा समितियाँ बनी, शिक्षा नीतियाँ बनी, वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद इन सभी पर चर्चा हम लोग करेंगे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये नीति कब बनी, किस लिए बनी। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका जो बार बार डिमांड आ रहा है वो इससे क्लियर होते चला जाएगा। तो चलिए उसको हम लोग गौर से देखें। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं जो मैंने इससे रिलेटेड आपके बीच में लेकर के आया हूँ, और बहुत से वीडियो मेरे ऐसे हैं दोस्तों जो आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि भारत में बनी शिक्षा समितियां, नीतियां और आयोग। इसमें मैं दो खंड में बात करूंगा। एक मैं आपसे बात करूंगा स्वतंत्रता के पूर्व की बनी समितियां, नीतियां और आयोग, और स्वतंत्रता के बाद बनी समितियां, नीतियां और आयोग, यानी एक अंग्रेज़ों के समय और एक अंग्रेज़ों के बाद आज आज़ाद भारत का। इन दोनों पर चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जब स्वतंत्रता पूर्व बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की भी बात आती है। तो 1791 में इसने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, आप नोट करते जाएं। उसके बाद है कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद, 1818 में आया। इसके तहत कलकत्ता में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। उसके बाद मैकाले का घोषणा पत्र आया 1835 में। इसके तहत मैकाले ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी शिक्षा से ही विकास संभव है, इसलिए सभी अंग्रेजी सीखें। आप नोट करते जाइएगा दोस्तों। उसके बाद है वुड घोषणा पत्र, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया 1854 में। उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्हें चार्ल्स वुड ने एक लेटर लिखा और इसीलिए इसे वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। दोस्तों, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो देखिए, सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया था। इसके लिए उसने उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल, जो अभी मैंने आपको बताया कि डलहौजी, को एक पत्र लिखा, इसलिए इसे डलहौजी का, ये चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या थी कि अंग्रेजी शिक्षा पर तो जोर दिया गया था, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में जो मातृ शिक्षा है, मातृभाषा की जो शिक्षा है, उस पर जोर दिया था चार्ल्स वुड ने। उच्च शिक्षा की मतलब यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए उसका जो मीडियम रखा था, उसने अंग्रेजी करने की बात कही थी। उसके बाद दोस्तों आया डब्ल्यू हंटर आयोग। ये हंटर आयोग जो है दोस्तों, ये 1882 में इसका गठन हुआ, और इसने किस चीज़ पर जोर दिया, भारत में महिला शिक्षा का विकास करना। देखिए, महिला शिक्षा की बात किसने भी की थी, चार्ल्स वुड ने भी की थी। और डब्ल्यू हंटर आयोग जो बना ना, उसमें तो बात की थी, हंटर आयोग ने इस पर विकास करने की बात कही। 1902 में आया दोस्तों सर थॉमस रेले आयोग। इस आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। सब नोट करते जाएं, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको काम देगा। सर थॉमस रेले आयोग कब आया, इसमें किस चीज़ पर बात हुई, उस समय जो 1904 में
विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, इन सब बातों को आपको नोट करके रखना है। उसके बाद आया M.E. सैडलर आयोग, ये 1917 में आया दोस्तों। इसमें स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया। आज भी स्कूली शिक्षा जो है वो +2 तक जो है ना, वो 12 साल तो आपका होता ही है। तो ये जो आयोग था सैडलर आयोग, इसने 1917 में ही इसका सुझाव दिया था। फिर आया सर फिलिप हार्टोग समिति। इस समिति ने 1929 में अपनी रिपोर्ट सौंपी दोस्तों, और उसमें क्या कहा गया कि इसमें व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। यानी उस समय से ही जो आज हमारा जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर जो जोर दिया गया है, उसके लिए सभी तरह के कार्यों को क्रियान्वयन करने की बात कही गई है। ये सर फिलिप हार्टोग समिति ने 1929 में ही इस पर जोर दिया था दोस्तों। उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि बुनियादी शिक्षा कि इन्होंने उस पर विचारों पर किसके विचारों पर रखा गया, गांधी जी ने इस पर जोर दिया था, और गांधीवादी विचारों पर आधारित थी बुनियादी शिक्षा योजना। ये लागू हुआ 1937-38 में। उसके बाद आया सर जॉन सार्जेंट समिति 44-45 में। इसमें क्या था कि 6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों, आज कितना है 6 से 14, वो जो सर जॉन सार्जेंट समिति थी, उसने 6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, जो आपको RT एक्ट 2009 के बारे में चर्चा किया है, उसमें 6 से 14 की बात हुई है। और सोचिए 44-45 में ही सर जॉन सार्जेंट ने इसकी बात की थी, इस समिति ने कही थी इस बारे में। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद बनी शिक्षा समिति नीतियां, समितियां और आयोग। इसमें सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग। 1948-49 में ये गठन हुआ था, जिसके आयोग के अध्यक्ष थे कौन दोस्तों, हमारे जो द्वितीय राष्ट्रपति हुए, प्रथम उपराष्ट्रपति, और जिनके नाम पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहा जाता है दोस्तों। और आपको मालूम होगा कि उन्होंने ही 10+2+3 की बात कही थी। UGC आयोग भी इसे कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद 52-53 में बना मुदलियर आयोग। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, अब स्वतंत्रता के बाद के आयोग और समितियों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। आप ये सब बातों को नोट कर लें। आपको मैं फिर भी एक बात कह देना चाहता हूँ कि मैं इन सब पर अलग अलग वीडियो आपके बीच में लाऊंगा। मैं आपके लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग के बारे में पूरा डिटेल में बात करूँगा, मुदलियर आयोग के बारे में डिटेल में बात करूँगा। अब मैं एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी एसेंशियल होगा। उसके बाद डॉक्टर एस कोठारी आयोग दोस्तों, ये 1964 में आया दोस्तों। डॉक्टर एस कोठारी आयोग जो 1964 में आया, इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। उसके बाद आता है दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया, कब 1986 में, जिसमें जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, उसमें कौन सी बातें कही गई थी, असमानताओं को दूर करना, यानी कि विशेष रूप से भारतीय महिलाओं दोस्तों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जो सोसाइटी था, जो समुदाय था, इनके लिए शैक्षणिक स्तर की बराबरी करने पर विशेष जोर दिया गया था। कब? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में बनी, ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी दोस्तों। पहला ये जो कोठारी आयोग था, इसको प्रथम, भारत का प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है। उसके बाद ये 86 को ये दूसरी थी,
इस पर और क्या बातें हुआ। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की दोस्तों, उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया। जब मैं आपके बीच में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूरी चर्चा करूँगा तो पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ, तो 1986 में। इसमें किन बातों पर रखा गया विशेष ध्यान, तो महिलाओं, SC ST समुदायों के लिए जो इनका शैक्षिक स्तर था उनका बराबरी करने पर जोर दिया गया। अब बात करते हैं कि एक आया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ हुआ। पूरे देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, उस समय भारत का जो साक्षरता दर था वो नीचे था। यहाँ बहुत से लोग इलिटरेट स्थिति में थे, तो उनको साक्षर बनाने के लिए जो मिशन प्रारंभ हुआ वो 87-88 में, और उसी को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कहा जाता है। ये 87-88 में प्रारंभ हुआ। MB बूथ समिति आया 1989 में। दोस्तों इसमें क्या था, ये MB बूथ समिति था, जो आप दूरस्थ शिक्षा, आप टीचर हैं तो आप दूरस्थ डिस्टेंस कोर्स जो है वो पहली समिति इस पर जो बनी थी ना, वो उसका नाम था MB बूथ समिति। ये 1989 में बना। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद बनी समितियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1992 में आया जी राम रेड्डी समिति। इसने भी डिस्टेंस कोर्स पर जो बात की, एक केंद्रीय परामर्श समिति थी, यानी सेंट्रल का था ये समिति। उसके बाद प्रोफेसर यशपाल समिति आया 1992 में। इसने क्या कहा, इसने कहा कि नहीं, शिक्षा को बोझिल नहीं बनाया जाए बल्कि बोझ मुक्त किया जाए। इसकी संकल्पना जो है दोस्तों वो प्रोफेसर यशपाल समिति ने दिया। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्रोफेसर यशपाल समिति ने किस चीज़ पर विशेष जोर दिया, तो इसका आंसर होगा कि बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना पर। आपको और बहुत से ऑप्शन दे सकता है, दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति थी, और बहुत सी चीज़ें आ सकती, नहीं दूसरी शिक्षा नीति थी, ये सब बातें आपको आ सकता है, क्योंकि 92 में संशोधित शिक्षा नीति भी आई थी, उस पर मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। अब आता है आचार्य राममूर्ति समिति 1992। इसके समीक्षा के आधार पर दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किया गया, और इसको और किस नाम से पुकारते हैं, तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दोस्तों इसमें क्या किया गया, तो बहुत सी बातें आई हैं, और जब मैं इस पर बात करूंगा आपको डिटेल में तो बताऊंगा। अभी शॉर्ट फॉर्म में आप ये जान लें कि अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं की शिक्षा हेतु उचित संशोधन किया गया ताकि उनका सुधार हो सके। तो ये संशोधित शिक्षा नीति 1986 का संशोधन था ये। उसके बाद संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद स्थापित हुआ 1993 में। उसके बाद आया रामलाल पारेख समिति 1993 में। इसने बीएड पत्राचार समिति था ये दोस्तों। इसने क्या किया कि बीएड को डिस्टेंस मोड में लाने की बात की, और बीएड डिस्टेंस मोड में आया। प्रोफेसर खेरमाल लिंगदोह समिति 1995। इसने पत्राचार बीएड अवधि 14 माह तय की गई। आज 2 साल का है दोस्तों, उस समय 14 महीने का था, यानी 1 साल 2 महीने का। ये किस समिति ने इसको 14 माह तय किया, तो प्रोफेसर खेरमाल लिंगदोह समिति। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं जितने भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ दोस्तों सब इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए इसको। प्रोफेसर आर टकवाले समिति, ये भी 1995 में आया। इसमें सेवारत अध्यापकों को बीएड पत्राचार के माध्यम से कराई जाए, इसकी बात ये प्रोफेसर आर टकवाले समिति ने की थी 1995 में। तो आपने देखा कि 1995 में ये 2 तरह की समितियाँ और है दोस्तों। 1995 में और एक आया, प्राथमिक विद्यालयों में केंद्रीय सहायता प्राप्त मध्याह्न भोजन योजना दोस्तों। जो अगर आप
मिडिल स्कूल में होंगे, प्राइमरी स्कूल में होंगे, तो वहाँ मध्याह्न भोजन योजना चलती है। ये 1995 में इसकी शुरुआत हुई। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ? 2001 में। और दोस्तों आज जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हैं। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही सबसे पहले 2003-2005 में शिक्षा मित्रों की भी नियुक्ति की गई थी। दोस्तों मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए जो संविधान संशोधन हुआ वो 2002 में हुआ। दोस्तों शिक्षा को समर्पित उपग्रह एडुसैट छोड़ा गया था 2004 में, जो आज बिहार के चैनलों पर दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई जाती है। इसमें एडुसैट बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आया 2005 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में जो इसका गठन हुआ दोस्तों, इसने किन बातों पर जोर दिया? तो ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना एवं प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में, यानी क्लास 1 से। पहले ऐसा नहीं था, इंग्लिश पढ़ाई होती थी क्लास 6 से, लेकिन इसने प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई। दोस्तों जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति 2012 में इसने क्या कहा कि शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच होनी चाहिए। इसके अंतर्गत उनमें क्या कुछ नई चीज़ें क्या करनी चाहिए, उनके अंदर समावेश करना चाहिए, बहुत सी बातें। जब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे तो उस पर विशेष तौर पर हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों जैसा कि अभी मालूम है, पिछले साल 2020 में जो ये गठन हुआ वो 2017 में हुआ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। ये जो मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट 2020 में सौंपी दोस्तों। और इसमें बहुत सी नई बातें कही गई हैं। और जब मैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके 2020 लेकर के आऊँगा तो इसमें बहुत से डिटेल से चर्चा करूँगा। इसके एक शॉर्ट फॉर्म में बताना बेहतर नहीं होगा। तो यही है दोस्तों स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद के में बनी समितियां, आयोग और नीतियां। जय हिंद।